जी बच्चों, तो यहाँ पे हमारे पास में क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। और इसके अंदर है फॉल इन मार्केट वैल्यू। फॉल इन मार्केट वैल्यू का मतलब क्या है? फॉल इन मार्केट वैल्यू का मतलब है जी हमारे पास में जो हमारा सामान था ना, उस सामान की कीमत डाउन हो गई। अच्छा, स्टॉक जो है वो किस वैल्यू पे रखा जाता है? आप लोगों को मालूम होगा शायद। स्टॉक किस वैल्यू पे रखा जाता है, बताइए। मार्केट वैल्यू या फिर कॉस्ट, विच एवर इज लेस। नेक्स्ट टाइम से कुछ पूछो, कोई पूछेगा आपसे तो आप बोलोगे मार्केट वैल्यू और कॉस्ट विच एवर इज लेस। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मैंने उसको 5 लाख में खरीदा था, उसकी मार्केट वैल्यू बढ़ करके हो गई है 8 लाख, तो किस पे लिखूंगा उसको? 5 लाख। मैंने उसे 5 लाख पे खरीदा था और उसकी मार्केट वैल्यू 3 लाख हो गई है, किस पे रिकॉर्ड करूंगा? 3 लाख, विच एवर इज लेस। ओके सर। अब यहां क्वेश्चन देखिएगा, इसके अंदर क्या लिखा हुआ है? मिसेस रेखा ऑफ मुंबई ऑफ बॉम्बे परचेज 400 सलवार सूट। एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लिया जाए। हाँ जी, हाँ जी, 400 सलवार सूट and sell it to Varsha of Jaipur 200 सूट at the rate 9 per सूट at invoice price। इसका मतलब क्या होगा सर? 400 यूनिट्स उसने खरीदे थे, 200 भेज दिए, 200 उसके पास खुद पड़े हुए हैं, ठीक है। तो अगर आपसे कोई कहता है कि आप इसका एक ट्रेडिंग अकाउंट बना दो, तो ट्रेडिंग अकाउंट में आपके पास परचेज तो होंगे 400 यूनिट्स, लेकिन गुड्स सेंड कितने होंगे? 200 यूनिट स्टिल अभी उसके पास में रिमेनिंग रह जाएंगे, जिसको वो अपने पास बेच सकती है। ओके, इस बात को ध्यान देना। आगे चलते, बस यही छोटी छोटी बातें होती हैं जो ध्यान रखनी पड़ती हैं। आगे, कंसाइनर पेड 5000 as expenses or consignment and consignee sold 150 suits at the rate rupees 1000 per suit in cash and paid sundry expenses 2500 रुपए। कंसाइनमेंट के ऊपर कंसाइनर ने 5000 के एक्सपेंसेस किए, कंसाइनी ने 150 सूट्स को 1000 रुपए के हिसाब से बेच दिया, यानी कि इनवॉइस प्राइस से भी ज्यादा। तो हो सकता है यहाँ पे इसको कोई एक्स्ट्रा कमीशन भी प्राप्त हो, जिसका की नाम होता है क्या? ओवर राइडिंग कमीशन। चलिए पढ़ते हैं आगे। मिसेस रेखा सोल्ड 120 सूट्स। हाँ जी, ये 120 सूट्स एट द रेट 900 पर सूट एंड पेड सेल्स एक्सपेंसेस 2000। ये वाला जो पॉइंट है हमारे पास में, ये वाला जो पॉइंट है हमारे पास में, मिसेस रेखा ने, क्या ये कंसाइनमेंट के अंदर आने वाला है? 120 इंटू 90। भाई वो अपने घर में क्या कर रही है, इससे हमें क्या मतलब? हम तो कंसाइनमेंट अकाउंट बना रहे हैं। हाँ, लेकिन अगर ट्रेडिंग अकाउंट हम बनाएंगे तो उसके अंदर ये सेल्स के अंदर आ जाएगा, नॉर्मली जैसे फाइनल अकाउंट में अपन करते थे, है ना। चलो जी, आगे चलते हैं। ड्यू टू फॉल इन मार्केट वैल्यू स्टॉक वैल्यूएटेड एट 10% लेस कॉस्ट प्राइस। मार्केट के अंदर जो था 10% का डाउन आ गया। अच्छा, अब जनरली जो बच्चे गलती करते हैं, अच्छा आगे पढ़ लेते हैं पहले पूरा। कंसाइनी जो है वो जनरल कमीशन ले रहा है, ओवर राइडिंग कमीशन ले रहा है 15%, ठीक है जी, ऑन एक्सेस अमाउंट रिसीव्ड ओवर 900, ठीक है जी। उसके ऊपर ओवर राइडिंग कमीशन 100 रुपए पे हमें मिल जाएगी, ये कोई बड़ा काम नहीं है। बात जो बच्चे गलतियां करते हैं, बच्चे पता क्या गलतियां करते हैं? क्लोजिंग स्टॉक की कंप्यूटेशन करते हैं। क्लोजिंग स्टॉक की कंप्यूटेशन करने में वो क्या लगा देते हैं सर? प्रोपोर्शनेट एक्सपेंडिचर, कंसाइनर और कंसाइनी के, है ना। क्लोजिंग स्टॉक की जब हम कंप्यूटेशन करते हैं, हमने सीखा हुआ है, उसके अंदर प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस भी आ जाते हैं। प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस ऐड करने के बाद वो 10% लेस कर देते हैं मार्केट वैल्यू में फॉल। ये गलती करते हैं आप लोग। आप क्या करते हैं? क्लोजिंग स्टॉक निकाला जैसे निकालते थे नॉर्मली, और उसमें क्या कर दिया? 10% कम कर दिया। ये गलत है सर। हमने ये नहीं कहा कि एक्सपेंसेस के मार्केट वैल्यू में 10% की कमी आई है। हमने कहा स्टॉक, देखो दो चीजों से हमारा हमारा अनसोल्ड स्टॉक, अगर ये अनसोल्ड स्टॉक है तो इसके अंदर दो चीजें है ना, एक तो कॉस्ट है प्लस एक्सपेंडिचर है, नॉन रेकरिंग नेचर के, दो चीजें है ना।
तो कॉस्ट के अंदर रिडक्शन आया है बेटा, एक्सपेंडिचर के अंदर नहीं आया। तो इसका मतलब पता करना क्या पड़ेगा, कॉस्ट को 10% से कम करना पड़ेगा, यानी कि 90% पे लाना पड़ेगा, और उसके अंदर प्रोपोर्शनेट एक्सपेंडिचर ऐड करने होंगे, ना कि पहले ऐड करके एक्सपेंडिचर बाद में लेस करना होगा। अगर आपने ये कर दिया तो गलत हो जाएगा। कॉस्ट गिरी है, एक्सपेंडिचर नहीं गिरे, एक्सपेंडिचर बाद में ऐड करना। ठीक है, बात समझ में आई। हमेशा शालिनी कहां है हमारी, गायब है आज क्लास से, दुष्ट प्राणी। वैसे आ जाएगी, शायद लेट वगैरह हो जाएगी। चलो बनाएगी कंसाइनमेंट अकाउंट। मैं यहां से इसको हटाना भूल गया आंसर। कंसाइनमेंट अकाउंट बनाना जी एक बारी, क्लोजिंग स्टॉक को छोड़ करके बाकी सब कुछ करना एक बारी कोशिश। टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट कितने का था सर, 200 यूनिट्स 900 ईच पे, ठीक है ना, 200 यूनिट्स 900 ईच पे। अच्छा, तो 200 इंटू 900 कितने होते हैं भाई, 1,80,000। अच्छा ठीक है, याद रखना ये क्या है, याद रखना ये क्या है, इनवॉइस प्राइस है, यानी कि ये स्टॉक रिजर्व के लिए या फिर गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट के लिए इसकी एंट्री बनने वाली है ना। इनवॉइस प्राइस की लास्ट टाइम पे सीखी थी ना, कर दे साथ के साथ ही कर दे भाई, गलती हो ही ना आगे जाकर। तो यहां पे मैं लिख देता हूं बाय गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। ठीक है जी, स्टॉक इसके अंदर लोडिंग निकालनी है। अब लोडिंग कैसे निकल करके आएगी सर, देखो 600 रुपए की उसकी कॉस्ट थी, 900 रुपए का इनवॉइस प्राइस था, डिफरेंस क्या है 300 रुपए। तो क्या मैं कह सकता हूं 200 सूट्स के ऊपर 300 रुपए हमारी लोडिंग है, कह सकता हूं कि नहीं कह सकता, दोनों का डिफरेंस कितना हो गया 60,000। ठीक है, चलो जी इसका तो हो गया गुड डे, आगे चलते। सर जी जनाब, सर इसमें लोडिंग करके दिखाना हो तो ब्रैकेट में लिखना चाहिए लोडिंग की नहीं। यहाँ पे ये लोडिंग हाँ लिखेंगे, प्रॉफिट मार्जिन को ही लोडिंग कहते हैं, लेकिन ओके हमारी सर। जनरल एंट्री से हमें पता लग रहा है कि लोडिंग का ही अमाउंट है। अच्छा, यहाँ पे शो करें कि नहीं लिख के। लिख दे, लिखने के कोई नंबर नहीं है और ना लिखने के काटने भी नहीं है, लिख देगा तो बढ़िया है। अच्छा ओके सर। ठीक सर, आगे चलते हैं। उसने कुछ खर्चे किए, टू बैंक अकाउंट, कंसाइनर के खर्चे कितने थे जल्दी बता दो, 5,000, बस 5,000 थे। ठीक है जी, कंसाइनी के कितने एक्सपेंडिचर थे, और कंसाइनी का नाम क्या था, वर्षा। 150 सूट 1,000 रुपए के बेचे और सेंट्री एक्सपेंसेस 2,500 रुपए के। हाँ 2,500 है सर, मैंने भी 2,500 ही लिखा। मिसेस रेखा वाली लाइन तो हटा ही देंगे हम। अब यहाँ पे आ जाएगा सर क्लोजिंग स्टॉक। आइए शालिनी जी, हम आप ही को याद कर रहे, बैठो भाई, जगह दो मैडम को, बिठाओ अपने साथ में। हाँ जी, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक की कंप्यूटेशन में हम क्या लिखेंगे जी, कॉस्ट लिखो या सेलिंग प्राइस लिखूं, जल्दी बता दो, कॉस्ट लिखो या सेलिंग प्राइस लिखो, जल्दी बता दो, ऑनलाइन वाले होंगे भी। सेलिंग। बेटा सुनो, विच एवर इज लेस कौन है ये, कोई विच एवर इज लेस यहाँ पे नहीं लग रहा, मेरी बात सुनो, कॉस्ट प्राइस या सेलिंग प्राइस, पहले ये बताओ। अगर सेलिंग प्राइस तो सेलिंग प्राइस क्यों, कॉस्ट प्राइस तो कॉस्ट प्राइस क्यों। अगर इनवॉइस प्राइस पे होगा ना तो हमें स्टॉक रिजर्व निकालना होगा ना, तो हम क्या करते हैं उसको सेलिंग प्राइस पे लिखते हैं। अच्छा चलो एक कंप्यूटेशन दिखाता हूं तुम्हें नीचे,
ये देखो, कंप्यूटेशन ऑफ स्टॉक विद एजेंट, कितने का स्टॉक था? यहां पे था सर, अनसोल्ड स्टॉक है 50 यूनिट, 200 आए थे, 150 बेच दिए, 50 रह गए। और कॉस्ट प्राइस कितना था? 600 रुपए। सर आप तो कह रहे हो सेलिंग प्राइस, हाँ मैं कह रहा हूं सेलिंग प्राइस। इधर देखो जी, 600 रुपए। ओके, अब देखो एक बात बताओ, ये 27,000 रुपए आ गया। यहां पे हमेशा हम ना सेलिंग प्राइस ही लिखते हैं, क्योंकि हमें स्टॉक रिजर्व उसके बाजू में लिखना है डेबिट साइड पे। लेकिन फॉल इन मार्केट वैल्यू का क्वेश्चन है ये, और फॉल इन मार्केट वैल्यू के अंदर अगर हम सेलिंग प्राइस पे इसको लिख देंगे तो प्रॉफिट मार्जिन इंक्लूड हो जाएगा उसके अंदर, और फिर अगर हम डिडक्ट करेंगे तो क्या हमारी कॉस्ट कम हो पाएगी? तो हमारा प्रॉफिट मार्जिन कम होगा। सिर्फ बच्चे हैं ना, मेरे को बहुत बारी ये बात पूछते हैं, ध्यान से सुनना, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है कि ये क्वेश्चन जल्दी से जल्दी पूरा हो जाए, और ना ही आप लोगों को होनी चाहिए। मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं कि अगर यहां पे ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है। सर ने तुम्हें झूठ नहीं बोला कि यहां पे सेलिंग प्राइस आएगा, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर सेलिंग प्राइस ना लेने की एक वजह है मेरी। पहले तो सेलिंग प्राइस आता ही क्यों है? सर सेलिंग प्राइस इसलिए आता है क्योंकि जब मैं उसको सेलिंग प्राइस में लिखूंगा तभी उसके साइड में, उसके बाजू में, अलग साइड पे, डेबिट साइड पे मैं क्या लिख पाऊंगा? स्टॉक रिजर्व लिख पाऊंगा, तभी तो वो कॉस्ट पे आएगा ना। तो ये मेरा फंडा है, ये मेरा रूल है। आपको आईसीआई के मॉड्यूल के अंदर ये एट कॉस्ट भी मिल जाएगा और वहां पे स्टॉक रिजर्व नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब क्या? अच्छा मैं क्या करता हूं क्वेश्चन के अंदर, मैं सेलिंग प्राइस पे लिखता हूं और स्टॉक रिजर्व उसके बाजू में लिखता हूं, तो वो एट कॉस्ट ही आ जाता है। आईसीआई के मॉड्यूल के अंदर कुछ क्वेश्चंस के अंदर एट कॉस्ट ही लिखा हुआ है। अगर सिर्फ एट कॉस्ट लिख देते हैं आपका आंसर आएगा, लेकिन प्रेजेंटेशन कितनी गलत है खुद सोचो, कितनी गलत है। मैं दिखाता हूं कैसे गलत है। मैंने कहा हमारे पास संडे वाली क्लास के अंदर मैंने नोट लिखवाया था, हमें दो चीजों को, रूल को फॉलो करना है। नंबर 1, हमें गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट वाला रेट भी लिखना है और साथ में उसको कॉस्ट प्राइस पे भी लेके आना है, दोनों रूल। मेरे चैप्टर की इधर देखेंगे सारे के सारे मेरी तरफ, मेरे चैप्टर की रिक्वायरमेंट है कि मैं इसको इनवॉइस प्राइस पे लिखूं, मेरे जनरल रूल की रिक्वायरमेंट है कि मैं इसको कॉस्ट प्राइस पे लिखूं। दोनों की ही रिक्वायरमेंट पूरी करनी पड़ेगी। समझ में आई बात? तो हम क्या कहते हैं सर? हम ये कहते हैं, भाई देखो, जिसको बात मेरी ना समझ में आई हो एक बात सुन लो जी ध्यान से। जनरल रूल क्या है? गणपति की पूजा होगी सबसे पहले, जनरल रूल ये है। लेकिन आज शिवरात्रि है, वो उनके पिता हैं, तो हम शिव की आराधना से ही पहले काम करें। लेकिन ऐसा ना हो कि हम गणेश की आरती को साइड कर दें, तो दोनों को ही पूजना है, दोनों ही रूल्स को पूजना है। यहां पे हमें नॉर्मल रूल क्या कहता है? एट कॉस्ट प्राइस लिखो। मेरा कंसाइनमेंट क्या कहता है? एट इनवॉइस प्राइस लिखो। तो इनवॉइस प्राइस पे भी लिख दूंगा और कॉस्ट पे भी ले आऊंगा। ये कब हो सकता है? जब पहले सेलिंग पे लिखूं और बाद में स्टॉक रिजर्व लिखूं। अगर कॉस्ट प्राइस पे दूंगा और स्टॉक रिजर्व सामने नहीं लिखूंगा, आंसर तो मैच करेगा, लेकिन मेरे जैसा खड़ूस टीचर तुम्हारे आंसर के नंबर काट लेगा। बात समझ में आई? तो नहीं करने का ये। तो सर इस क्वेश्चन में हम ऐसा क्यों कर रहे हैं कि सेलिंग प्राइस क्यों नहीं ले रहे? फिर से सुन लो, कारण ये है, अगर मैं यहां पे सेलिंग प्राइस ले लेता और उसके अंदर माइनस कर देता 10%, तो मेरा प्रॉफिट मार्जिन, मुझे 300 रुपए का प्रॉफिट मार्जिन है ना, वो कम हो जाता, जबकि मुझे कम क्या करना था? कॉस्ट कम करनी थी। तो यहां पे एक स्पेशल केस है, इसलिए हम ऐसे कर रहे हैं। अब मेरे को किसी का मैसेज ना आए, करना है तो यही पूछो, ऑनलाइन वाले भी यही पूछो। मेरे को किसी का मैसेज ना आए, सर उस क्वेश्चन में तो हमने ये किया था, तो क्वेश्चंस को याद करते हो क्या? मुझे एक मैसेज आया, पता नहीं किसका आया था, कोई बात नहीं, शायद मेरे को याद तो है लेकिन मैं नाम नहीं लूंगा। मैंने नॉर्मल लॉस का क्वेश्चन करवाया और नॉर्मल लॉस सिखाया और नॉर्मल लॉस का क्वेश्चन करवाया। फिर मैंने एबनॉर्मल लॉस सिखाया और उसके अंदर मैंने एबनॉर्मल लॉस का क्वेश्चन करवाया। तो मुझे किसी ने मैसेज लिख करके भेजा कि आपने इसको नॉर्मल और इसको एबनॉर्मल क्यों माना।
वजह बिल्कुल सही थी, वहां पे कहीं नहीं लिखा हुआ था पहले वाले क्वेश्चन में कि वो नॉर्मल लॉस है, लेकिन उसकी नेचर भी तो पता लगती है ना हमारे को। अगर लिखा हुआ साइकिल्स एक्सीडेंट में लॉस्ट हुई हैं, तो ये एक्सीडेंट में लॉस्ट हुई साइकिल नॉर्मल लॉस के अंदर ली जा सकती है क्या? अच्छा, सामने से बच्चे कैसी कैसी बातें करते हैं मुझसे, पता है? कहते हैं सर हमने इंश्योरेंस तो करा ही रखा था ना, इसका मतलब हमारे दिमाग में तो था ना कि एक्सीडेंट हो सकता है। हाँ हो सकता है। एक बात बताओ, मैंने कल ये बात वहां पे भी बोली थी, अगर तुमने इंश्योरेंस करवा लिया, गाड़ी का इंश्योरेंस करवा लिया, आंख बंद करके चलाओगे गाड़ी? मतलब गाड़ी चलाते चलाते सो जाता हूं, यहां से जाते समय ना मेरे को कभी कभी झपकी आने लग जाती है, लेकिन मैं उस टाइम पे ड्राइव नहीं करता, या फिर बहुत सतर्कता से करता हूं। अगली बार मैं क्या क्या करूंगा, जो पीछे कुशन कवर रखे हुए ना होंडा के, वही लगा करके सो जाऊंगा सेल्फ मोड पे डालकर। कोई बचा लेगा मुझे? इंश्योरेंस करवाना उसको नॉर्मल लॉस नहीं बना देता एक्सीडेंट को। एक्सीडेंट का मतलब ये है दुर्घटना, जो कि दुर्भाग्यपूर्वक घटित हुई है। बात समझ में आई? तो हम सर इन चीजों को तो पहचान सके कि एक्सीडेंट एबनॉर्मल लॉस है, थेफ्ट एबनॉर्मल लॉस है, हाँ लीकेज प्लेफरेज ये नॉर्मल लॉस है। और वहां पे भी कब? जब आपको चीजें दिखाई दे रही हैं। एक बात बताओ, साइकिल का क्वेश्चन और लीकेज बोल दूं, हो सकता है क्या? साइकिल बह करके बाहर निकल गई, ऑयल होगा तो कह सकता हूं। तो मैं क्या कह सकता हूं सर, साइकिल के अंदर एक्सीडेंट हो। आप नेचर को चेक करो ना सर, परेशान क्यों होते हो? आप नेचर को चेक करो, सामान क्या भेजा गया और उस सामान के साथ में नेचर क्या कहता है। लीकेज हो गई, लिक्विड का सर, लिक्विड की अगर लिक्विड की लीकेज हुई है तो ये नॉर्मल है। हाँ, लिक्विड के अंदर कोई फ्लेमेबल आइटम थी, उसके अंदर आग लग गई है, मालगाड़ी में माल जा रहा था, एक बोगी के अंदर आग लग गई, वो एक्सीडेंट है सर, वो एबनॉर्मल लॉस है। इतना तो हमें पता है। देखो मैं यहां सिखा रहा था क्या, क्लोजिंग स्टॉक पहुंच गया कहां पे, नॉर्मल और एबनॉर्मल के ऊपर, क्योंकि मुझे क्वेरीज आई। अच्छा, मैं ऐसे बच्चों से बिल्कुल भी नाराज नहीं हूं, बिल्कुल नाराज नहीं हूं, शायद मेरी लैंग्वेज थोड़ी सी हार्श हो जाती है, लेकिन मैं ये बात बता रहा हूं, उन बच्चों ने क्वेश्चन तो किया है, क्वेश्चन किया तो डाउट्स आए, क्या हो गया? उन लोगों से तो बहुत बढ़िया है ना जिन्होंने घर जाकर के किताब ही नहीं खोल के देखी। अब तुम देख लो तुम कौन सी कैटेगरी में। समझदार को इशारा काफी होता है, यहां मैं नाम ले लेकर के बताऊंगा नहीं। मैंने 2 क्वेश्चन होमवर्क के दिए थे, उसमें मेरे पास में पीडीएफ आई शिवम की, मैंने आप लोगों को प्रोवोक करने के लिए शिवम का नाम भी लिखा। 1-2 बच्चों ने और पीडीएफ सेंड की, बाकी तो मजे मार रहे थे। मारो मजे, नवंबर तक मारो, कोई नहीं। वेयर देयर इज ए विल देयर इज ए वे, एंड आफ्टर नवंबर देयर इज ए मे, ये कहावत है हमारे सीए के अंदर। तो जो बच्चे इस कहावत को लेकर के चल रहे हैं, मोस्ट वेलकम, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो पढ़ते हैं जी आगे। आप लोगों को दिखा रहा था कि कॉस्ट प्राइस पे लिया, अब कॉस्ट प्राइस पे क्यों लिया ये हमने बताया आपको। इसको लेस कर दिया सर 10% मैंने, ठीक है, कितना? 3000, 27,000 रुपए आ गया। अच्छा, 27,000 माइनस करने के बाद लिया, 30,000 लिया था और 3% 10% माइनस किया, 27,000 रुपए आ गए। ऐड किए सर प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस, बाद में ऐड करने हैं, अभी सिखाया था ना, पहले ऐड नहीं करने। प्रोपोर्शनेट एक्सपेंडिचर ऑफ कंसाइनर, ऑफ कंसाइनर, ठीक है जी। क्यों? क्योंकि सर ये नॉन रेकरिंग नेचर के हैं। सर कंसाइनी के क्यों नहीं लिए इसके अंदर? आओ देख लो, यहां पे कंसाइनी ने क्या क्या खर्च किया था? 2500 रुपए सैंड्री एक्सपेंसेस, सैंड्री मिसलेनियस, मिसलेनियस को हम ना नॉन रेकरिंग नेचर का नहीं मानते, तो हम क्या कहेंगे सर, यहां पे सिर्फ और सिर्फ कंसाइनर के ही आएंगे, मिसलेनियस को या सैंड्री को हम नॉन रेकरिंग नेचर को नहीं मानते, कि नहीं मानते इसलिए प्रोपोर्शनेट एक्सपेंडिचर इसके नहीं आएंगे। ठीक, हमारे पास अमाउंट कितना आ गया सर? हमारे पास अमाउंट आ गया 28,250। अब क्या करूं? अब इसको ये देखो 28,250 रुपए यहां लिखा हुआ सॉल्यूशन के अंदर, और यहां पे कहीं भी तुम्हें लोडिंग नहीं लिखी हुई,
नहीं लिखी हुई ना। इस 28,250 के अंदर पहले तो गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट के अंदर भी यहां कितना लिखा हुआ है, 60 इंटू, इसको तो हमने ठीक कर लिया था ना अपने आंसर के अंदर, यहाँ 1,80,000 लिख दिया था, यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, 1,20,000 लिखा हुआ है, तो उसको छोड़ो, क्योंकि इनवॉइस प्राइस का क्वेश्चन है तो हम तो इनवॉइस के हिसाब से ही करेंगे, ऐड कॉस्ट थोड़ी ना करेंगे। अच्छा, बाय क्लोजिंग स्टॉक मुझे कितना लिखना है, वहां पे लिखा हुआ है 28,250 है ना। अब 28,250 रुपए के अंदर ना मैं ऐड कर देता हूं सर प्रॉफिट मार्जिन, यानी कि लोडिंग प्रॉफिट मार्जिन ऐड कर दूंगा तभी तो स्टॉक रिजर्व लिख पाऊंगा उसके सामने, है ना। प्रॉफिट मार्जिन कितनी थी बताओ, 300 रुपए एक यूनिट के ऊपर ना हमने Yes, निकाली, sir. 900 और 600 का डिफरेंस, और कितने अनसोल्ड स्टॉक है, 50 यूनिट, तो 300 इंटू 50 कितने होते हैं, 1,500 रुपए, वो ऐड करो और ये अमाउंट बताओ। जल्दी से 250। अच्छा, ये हमारा अपना आंसर चल रहा है 43,200। इसको 50. अच्छे से बना लेते हैं, चलो ठीक है। कंप्यूटेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, स्टॉक एट कॉस्ट, ऐसे लिखेंगे प्यारा प्यारा, यहां पे लिख देंगे 50 यूनिट्स। 50 पता है ना कैसे आए हैं, 200 थे, 150 बेच दिए, 50 बच गए। स्टॉक एट कॉस्ट कितने का था सर, 30,000 रुपए, माइनस 10%, 3,000 रुपए, 27,000, प्लस प्रोपोर्शनेट एक्सपेंडिचर नॉन रेकरिंग नेचर वाले, वो कितने थे, 5,000 थे, 5,000 रुपए अगर खर्च किए गए हैं 200 यूनिट्स पे, तो बताइए 50 यूनिट पे कितने किए गए होंगे, कितना, 1,250, और साथ में इसका प्रॉफिट मार्जिन ऐड कर दूंगा। वो कितना था सर, एक यूनिट पे 300, तो 50 यूनिट पे कितना, 15,000 आएगा, तो ये टोटल कितना हो गया, ये हमने यहां पे लिखा, ये हमारा वर्किंग नोट से आया, ठीक है बच्चों। अच्छा, अब इसकी स्टॉक रिजर्व लगा दूं, Yes, sir. तो मैंने यहां लिख दिया टू स्टॉक रिजर्व, प्रॉफिट मार्जिन सर 50 यूनिट के ऊपर 300, 15,000, देखो वापस से आ गया ना वो अपने एट कॉस्ट प्राइस पे, और इसके अंदर 10% लेस भी हो गया, ठीक है। अच्छा, कोई भी बच्चा ये ना सोचे साथ वाला क्या सोचेगा मेरे बारे में, तो मैं नहीं पूछता, या सर मुझे डांट देंगे, मैं तो बिल्कुल नहीं डांटूंगा, और साथ वाले को तो वैसे ही कुछ नहीं आता, ये सोच करके बैठा दो, पूछना है तो पूछ लिया तो। अच्छा जी, इस पे कोई मस्का नहीं मारेगा कि नहीं सर आप तो पढ़ाते ही बढ़िया हो, हमें तो एक बार में समझ में आ जाता, वो क्वेरीज बता देती है मेरे को, तो इतना ओवर कॉन्फिडेंट मैं अपने बारे में होता नहीं, तुम भी मत रहोगे। अच्छा सुनो जी, अब सर आगे चले, आगे क्या बोला कि कोई और खर्चे थे, कमीशन देनी है अब इसको, चलो सर कमीशन दे के दिखा दो मेरे को कितना होगा, 2 वर्षा, एक बारी कमीशन की कंप्यूटेशन अपने आप करो जल्दी से, मैं नहीं कर रहा, कितने बनेगी, ये लो क्वेश्चन ऊपर कर देता हूं, अरे ये तो आंसर भी आ गया साथ में, चलो इतना तो कंट्रोल है खुद पे, बड़े बच्चे हो गए हो तो, कमीशन कैलकुलेट करो बेटा पहले,
नॉर्मल सेल्स हुई है, कंसाइनी विल गेट 5% जनरल कमीशन। 5% जनरल कमीशन कितना आ जाएगा सर? कितने पे निकालोगे? 1.5 सर लाख। 1.5 लाख पे 7,500। 7,500, ठीक है जी। अच्छा, और हमारे पास में क्या है? ओवर राइडिंग कमीशन है। ओवर राइडिंग कमीशन है इनवॉइस प्राइस से ऊपर जाने पे। इनवॉइस प्राइस से ऊपर कितना गया था ये? 100। इनवॉइस, सॉरी, इनवॉइस प्राइस से ऊपर। इनवॉइस प्राइस कितना था? 900। 900। कॉस्ट थी 600 रुपए। कॉस्ट 600 थी, इनवॉइस प्राइस 900 था, और इनवॉइस प्राइस से ऊपर जाने पे इसको ओवर राइडिंग कमीशन मिलेगा। तो 900 रुपए से कितना ऊपर गया वो? 1,100 रुपए। तो 100 रुपए के ऊपर कितना मिलेगा उसको? 2,250। ठीक है, तो ये 7500 कैसे आया सर? नॉर्मल सेल का 1.5 लाख रुपए का कितना परसेंट? 5%। और ये 100 इंटू 150 का 15%। 100 कैसे आया था? 100 आया था सर 900 से ऊपर 1000 गया था, तो 100 रुपए का डिफरेंस आता जो 900 से 1000 पे गया ना। मैंने कुछ और बोला क्या? नहीं सर, सेम। 100, ठीक है जी। कमीशन आ गया इसका। बस अब तो सब कुछ खत्म हो गया। 9750 का कमीशन भी आ गया इसका, हमने निकाल लिया। और अब प्रॉफिट या लॉस निकाल दो। देखो इस क्वेश्चन के अंदर कोई भी नॉर्मल और अबनॉर्मल लॉस नहीं था, सो यू शुड बी थैंकफुल टू मी। सर जी, सर जो स्टॉक रिजर्व निकालते हैं वो जितना इनवॉइस प्राइस में जितना ज्यादा बेचा है उसको मल्टीप्लाई करके निकालते हैं ना स्टॉक रिजर्व तो। ध्यान से सुनिएगा। इनवॉइस प्राइस क्या होता है? ये होती है कॉस्ट कंसाइनर की, और कंसाइनर इसको आगे सेंड करता है प्रॉफिट मार्जिन लगा करके। तो जो प्रॉफिट मार्जिन वो अपना इंक्लूड कर देता है वो होता है हमारा इनवॉइस प्राइस। और सर सुन लो, आगे भी सुन लो, कई बारी कंसाइनी बहुत सियाना होता है, वो इनवॉइस प्राइस से भी आगे बेच देता है। मेरे पास कल एक सवाल आया था बच्चे का, कहता है सर, दूसरी ब्रांच का बच्चा था वो, ठीक है, वो कहता है सर एक बात बताओ, आप ये सेल्स प्राइस के ऊपर यानी कि जितनी वैल्यू पे उसने, अब क्वेश्चन मेरा पूरा हो चुका है, कुछ रह नहीं गया, अब मैं जो बता रहा हूं वो ध्यान देना। वो बच्चे ने क्या पूछा पहले, या हमारे क्वेश्चन के अंदर क्या था? ये था 600, ये था 900 और ये था 1000। बच्चा पता है मुझसे क्या पूछ रहा है? बच्चा क्या है, सर आप कमीशन जो है वो 1,000 रुपए के हिसाब से क्यों दे रहे हो? 1,000 तो सेल प्राइस है ना, उसी के हिसाब से तो आया हमारे पास में। अच्छा, हम सेल्स प्राइस तो यहां पे लिखना ही भूल गए थे, तुम लोगों ने लिखा बाय यस सर। वर्षा। इसने 150 यूनिट बेचे हैं 1,000 रुपए, 1,000 के हिसाब से। तो 1.5 लाख रुपए। तो बच्चा कहता सर एक बात बताओ, आप ये 1,000 रुपए के ऊपर कमीशन क्यों देते हो? आपको कमीशन 900 रुपए के ऊपर देना चाहिए। तो मैंने उसको ये बात बताई, ध्यान से सुन लेना मेरी बात, कि बेटा अगर लिखा हुआ हो कमीशन ऑन इनवॉइस प्राइस तो ही केवल 900 रुपए के ऊपर देनी है, और अगर दिया हुआ हो ना कमीशन ऑन सेल्स तो सेल्स का प्राइस क्या था? ये 1,000 रुपए। और अगर हम उसको 1,000 रुपए में कमीशन नहीं देंगे ना, यानी कि एक्स्ट्रा वाले पे, वो ये कहता इसके लिए हम ओवर राइडिंग कमीशन तो दे रहे हैं, तो इसको नॉर्मल सेल्स के अंदर भी क्यों इंक्लूड कर रहे हो? मतलब दो बार इस 100 रुपए के ऊपर दो बार कमीशन मिली ना उसको, एक तो नॉर्मल में भी मिल गई, एक ओवर राइडिंग के अंदर भी मिल गई। तो मैंने उस बच्चे को बताया, बेटा अगर मैं उसको नॉर्मल कमीशन 1,000 रुपए पे नहीं दूंगा ना, तो वो कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट कर लेगा, वो बताएगा ही नहीं कि 1,000 रुपए का बिका है। उस कमीशन के चक्कर में
ही वो ये बताता है कि सर ये 1000 का बिका, ये 10,000 का बिका, वरना वो कहेगा हर चीज 900 रुपए में ही बिक रही है। तो बच्चा कहता है वैसे ये भी बढ़िया है सर कि उसको बताओ ही मत कितने पे बिक रही है, 100 रुपए अपने पास रखो, क्योंकि 100 रुपए के ऊपर परसेंटेज ही बनेगी, पूरा 100 रुपए थोड़ी मिलेगा। मैंने कहा नहीं, हम अकाउंट्स पढ़ रहे हैं, चोरी करना नहीं सीख रहे। बात समझ में आई? तो हम क्या कह रहे हैं बेटा, हम ये कह रहे हैं क्वेश्चन के अंदर आंखें फाड़ करके देखना है। अगर लिखा हो ना कमीशन एट इनवॉइस प्राइस, तो बेटा इनवॉइस प्राइस पे कमीशन देनी है नॉर्मल, और उसके बाद ओवर राइडिंग कमीशन देनी। ओवर राइडिंग कमीशन तो हमेशा एक्स्ट्रा पे ही मिलनी है। नॉर्मल कमीशन के अंदर कभी कभी लिखा हुआ होता है कमीशन ऑन सेल्स, और कुछ ना लिखा हुआ हो तो कमीशन ऑन सेल्स ही देते हैं। बात समझ में आई? और अगर लिखा हुआ हो एट इनवॉइस प्राइस, तो इनवॉइस प्राइस तक रोक देना उस कमीशन। डन? ये बात समझ में आ गई? कोई बच्चा ऐसा तो नहीं है जिसको मेरी बात समझ में ना आई हो? ऐसे क्यों देख रहे हैं? यस सर, आगे। मैंने सिर्फ इतनी सी बात बोली कि अगर इनवॉइस प्राइस दिया हुआ है तो हम फिर उसको 900 रुपए से मल्टीप्लाई करके निकालेंगे, और अगर नॉर्मल सेल दिया हुआ है तो 1000 रुपए से। सर एक चीज़ और। बोलो सर। सर जो क्लोजिंग स्टॉक हम लोग निकालते हैं, एक बार फिर बता दीजिए, क्लोजिंग स्टॉक में जब जो यूनिट्स बची होती है उसमें कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस वाला फिर से बता दीजिए, कब करते हैं कब नहीं करते मल्टीप्लाई। हमेशा करते हैं। इनवॉइस प्राइस का ही क्वेश्चन आएगा आपके पास, इनवॉइस प्राइस का ही क्वेश्चन आएगा आपके पास, और इनवॉइस प्राइस का क्वेश्चन आएगा तो आपको स्टॉक रिजर्व लगाना पड़ेगा, और स्टॉक रिजर्व आप तभी लगा सकते हो जब क्लोजिंग स्टॉक के अंदर प्रॉफिट मार्जिन इंक्लूड हो, और प्रॉफिट मार्जिन इंक्लूड है तो कौन सा प्राइस है सर? इनवॉइस प्राइस। बात समझ में आ गई? तो हम हमेशा इनवॉइस प्राइस के ऊपर लगाते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में हमने क्यों नहीं लगाया था? क्योंकि सर देखो, लगाया तो हमने यहां पे भी था लेकिन बाद में था। हमने सबसे पहले कॉस्ट इसलिए लिखा क्योंकि कॉस्ट हमें रिड्यूस करनी थी 10% से, इसलिए पहले हमने कॉस्ट रिड्यूस की, उसके अंदर एक्सपेंडिचर ऐड किए। ये प्योर अकाउंटिंग है सर, जो हमने ये वर्किंग नोट बनाया है ना, ये प्योर है। क्यों प्योर है? क्योंकि सर इसके अंदर हमारे पास में एक्सपेंडिचर को कम नहीं किया गया, नंबर 1। यानी कि यहां हम जो गलतियां कर सकते थे, क्या कर सकते थे, हम इसको सेल प्राइस पर लिखते फिर माइनस करते, तो वो हमारा कॉस्ट प्राइस थोड़ी ना कम होता, वो तो हमारा प्रॉफिट मार्जिन ही कम होता। नंबर 1 गलती। नंबर दूसरी गलती, हम क्या करते, सेल्स प्राइस में लिखते प्लस एक्सपेंसेस करते फिर माइनस करते, तो हमारे एक्सपेंसेस भी कम हो जाते। दूसरी गलती हो जाती। तो सर हमें तो सिर्फ कॉस्ट कम करनी थी, तो हमने क्या लिया, पहले कॉस्ट लिया, उसको कम किया, बाद में उसके अंदर एक्सपेंडिचर ऐड कर दिए, और बाद में उसके अंदर प्रॉफिट मार्जिन भी ऐड कर दिया। इस तरीके से हमने स्टॉक रिजर्व लगाने से के लिए अपनी प्रॉफिट मार्जिन भी इंक्लूड कर ली, बजाय के रिड्यूस किए बिना एक्सपेंडिचर को और प्रॉफिट मार्जिन को। तो अगर आपके पास में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि मार्केट वैल्यू कम हो रही है, तो आप मार्केट वैल्यू को पहले कम करेंगे, बाद में एक्सपेंस ऐड करेंगे, और बाद में सेलिंग प्राइस ऐड करेंगे। कहीं अगर आपने इसका सेलिंग प्राइस ऐड करके और एक्सपेंडिचर ऐड करके फिर 10% माइनस कर दिया होता, तो वो काम खराब हो जाता। इसीलिए हमारे आंसर्स मैच नहीं करते, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ना होने की वजह से। ठीक है सर, समझ में आ गई मेरी बात? यस सर। वर्षा का अकाउंट बन सकता है, वर्षा का अकाउंट तो बन जाएगा, मेरे को बनवाना नहीं है तुमसे। मेरी बात सुनो, इधर ट्रेडिंग अकाउंट दिखाना चाहता हूं। मैंने कहा था यहां पे ट्रेडिंग अकाउंट बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है सर, क्यों नहीं बनेगा? वो खुद भी सेल कर रहा है और कंसाइनर से भी सेल करवा रहा है। ये देखो, 2 परचेजेस, 400 यूनिट लेके आया था, 600 रुपए के हिसाब से एट कॉस्ट लिखेंगे ना इसको, सेलिंग प्राइस थोड़ी लिखेंगे। गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट, अब ये एट कॉस्ट प्राइस दिखाना है हमें। ये ट्रेडिंग अकाउंट है ना हमारे, तो ये तो हमारे पास खुद का अकाउंट है हमारे घर के अंदर, यानी कि कंसाइनर अकाउंट। कंसाइनर इस अकाउंट को कंसाइनी के साथ थोड़ी ना शेयर कर रहा है, ये तो उसका पर्सनल है, जो वो फाइनल अकाउंट के लिए बनाता है कि मैंने टोटल बिजनेस से क्या कमाया। और टोटल बिजनेस के अंदर क्या आता है? टोटल बिजनेस के अंदर आता है कंसाइनी और मेरी खुद की इनकम, कंसाइनी और कंसाइनर की इनकम। तो सर गुड्स सेंड कितने की कर दी? 1,20,000 रुपए की कर दी।
कभी ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर स्टॉक रिजर्व या फिर गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट का कोई कॉन्सेप्ट, लोडिंग का कोई कॉन्सेप्ट सुना था? नहीं सुना था, आज भी नहीं सुनेंगे। तो हमने क्या किया, 2.40 का माल खरीद के लाया, 1.20 का भेज दिया, भेज दिया, ठीक है जी। और अपने पास में सेल कर लिया, जो सेल कर लिया उसका सेल प्राइस लिख दूंगा मैं, कितने में सेल किया है, 900 रुपए पे सेल किया है, कितने यूनिट, 120 यूनिट, ठीक है सर, 1,08,000 रुपए हो गए। यहां पे हमारे पास में बैलेंसिंग फिगर आ गई सर, ग्रॉस प्रॉफिट 31,200। याद रखना, यहां पे कंसाइनमेंट के एक्सपेंसेस मत लगा देना, क्योंकि वो तो ऑलरेडी हम कंसाइनमेंट अकाउंट में ले चुके हैं, वो तो हम कंसाइनमेंट अकाउंट में ले चुके हैं, उसको तो सेपरेटली कर चुका हूं। यानी कि ये कौन सा, ये ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट का ट्रेडिंग अकाउंट बना दिया मैंने, इतने का सामान लेकर के आया था, इतना भेजा और इतना खुद बेचा। बात समझ में आई? तो यहां पे मेरे ग्रॉस प्रॉफिट आ गए इतने 31,200 के। आगे चलता हूं जी, मेरे पास में कितना क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ है, 80 यूनिट। कंसाइनर वाला मत सोचना, कंसाइनी वाला मत सोचना, उसके लिए तो कंसाइनमेंट अकाउंट बना दिया ना। 80 यूनिट मेरे पास में पड़े हुए, ठीक है सर। और उसकी कॉस्ट कितनी थी सर, 600 रुपए, 48,000। फॉलिंग मार्केट वैल्यू आया, ऐड कर दिया सर, ओ सॉरी लेस कर दिया सर, कितना अमाउंट आ गया, 43,200 आ गया। फॉरेन मार्केट वैल्यू ऐसा तो है नहीं कि मेरे लिए ही आया उसके लिए ही आया, मेरे लिए नहीं आया होगा, मेरे लिए भी आया, तो मैंने माइनस कर दिया, ठीक सर। अब आगे चलता हूं सर, मेरे ट्रेडिंग प्रॉफिट्स कितने थे, 31,200 थे ये रहे। और इस सामान को बेचने में मेरे सेलिंग एक्सपेंडिचर कितने लगे, 2,000 रुपए लिखे, क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ था। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंडिचर कहां आते हैं, पी एंड एल अकाउंट के अंदर आते हैं, फाइनल अकाउंट के अंदर हमने देखा। तो सर अब मेरा नेट प्रॉफिट यहां पे लिखा हुआ है 70,200, लेकिन ये 70,200 कैसे आए, क्या सिर्फ मैंने अपने प्रॉफिट ही काउंट करने, कंसाइनर को भी तो भेजा था ना सामान, सॉरी कंसाइनी को भी तो सामान भेजा था ना, उससे मुझे कुछ प्रॉफिट हुए थे, ये देखो, ये यहां पे प्रॉफिट हुए थे मेरे, जो तुमने मेरे को बताए नहीं थे, बताना। 41,000 टोटल, 41,000। देखो हमारा भी 41, इसका भी 41, लेकिन ये गंदा तरीका है, हमने जो बनाया वो सही तरीका है, क्योंकि हमने सारी चीजें करी। 41,000 के प्रॉफिट्स कहां जाएंगे सर, वो पी एंड एल अकाउंट के अंदर जाएंगे। ये रहे सर 41,000 के प्रॉफिट्स। इसका मतलब पता क्या है, ये मेरा ट्रेडिंग अकाउंट, और ट्रेडिंग अकाउंट का ही एक भाई होता है जिसको हम क्या कहते हैं, कंसाइनमेंट अकाउंट। ये मेरे खुद के लिए, ये जो मैंने माल भेजा उसके लिए, इसमें भी ग्रॉस प्रॉफिट आता है सर, और इसके अंदर भी प्रॉफिट आता है। ये प्रॉफिट कहां ट्रांसफर हो जाता है, ये प्रॉफिट पी एंड एल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है, और ये भी तो पी एंड एल अकाउंट में ही ट्रांसफर हो जाता है। तो देखो मेरे पास में दो प्रॉफिट थे, 31,200 जो मैंने खुद सेल किया था उससे, और एक कंसाइनमेंट अकाउंट की 41,000, दोनों प्रॉफिट ऐड कर दिए, तो मेरे टोटल प्रॉफिट्स आ गए कितने, 70,200 रुपए। अब एक सवाल मेरा आप लोगों से, सवाल, यहां पे अनसोल्ड स्टॉक के अंदर हमने जो रिमेनिंग यूनिट्स थी वहां की कंसाइनिंग की, वो क्यों नहीं ली, कंसाइनरी बना रहा है ट्रेडिंग भी, और कंसाइनरी बना रहा है कंसाइनमेंट अकाउंट भी, ये भी याद रखना। बोलो जी, थोड़ा सा दिमाग लगाओ सर, क्योंकि आपने 200 यूनिट पूरी आगे तक ट्रेडिंग में, 200 तो उसके पास है, कंसाइन के पास। हाँ उसके पास है, उसको यहाँ पे मिला के क्यों नहीं दिखाया क्लोजिंग स्टॉक, सर आपने टोटल भेज रखा है, पास फाइनल का अकाउंट नहीं भेज रखा, ओनरशिप तो मेरी ही है। सर आप तो 200 के हिसाब से चल रहे हैं ना, 50 आप बच जाए उससे मतलब नहीं। क्यों, यहाँ पे तो मैं 400 के हिसाब से परचेजेस दिखाई हुई है। पर सर आपने यहाँ भाई गुड्स एंड ऑन लिख रखा है, मैं बताऊं, कंसाइनर का पर्सनल अकाउंट है,
सर वो भी कंसाइनर का पर्सनल ही है, वो कंसाइनी का बुक्स ऑफ अकाउंट बनाया है कंसाइनर के बुक्स में, कंसाइनी की बुक्स ऑफ अकाउंट, कंसाइनी के अकाउंट बनाए हैं कंसाइनर की बुक्स ऑफ अकाउंट में, वो भी उसके ही है सर। मैं बताऊं क्यों? अच्छा, क्या आप मेरी इस बात से सहमत हैं कि हमारे क्लोजिंग स्टॉक का प्रभाव, इफेक्ट हमारे प्रॉफिट पे पड़ता है? यस सर। या हमने कंसाइनमेंट अकाउंट बनाया, क्लोजिंग स्टॉक लिखा, उसके इफेक्ट से हमारे नेट प्रॉफिट आए जो कि कहां ट्रांसफर हुए? P&L अकाउंट में। अब मेरे बच्चों, अगर तुमने ये प्रॉफिट्स यहां लिख रखे हैं तो ये आफ्टर डिडक्टिंग दैट पर्टिकुलर क्लोजिंग स्टॉक है, यानी कि जो माल भेजा है ना उसको सूनर और लेटर वो बेच ही देगा, ऐसा मैं मान करके काम कर रहा हूं कि मुझे उसके प्रॉफिट्स जो हैं मैंने उसको एडजस्ट करके प्रॉफिट निकाले हैं। और अगर ये फिगर मैंने यहां लिखी है तो इसके अंदर वो क्लोजिंग स्टॉक ऑलरेडी इंक्लूड हो चुका है, एडजस्ट हो चुका है, इंक्लूड होगा नहीं, एडजस्ट हो चुका है, तभी तो ये प्रॉफिट आएंगे। और अगर सोचो ये प्रॉफिट भी लिख दूं और वो वाला क्लोजिंग स्टॉक भी, मतलब बच्चा ना जबरदस्त अपनी प्रतिभा का मुजाहरा देता है, जबरदस्त प्रतिभा का मुजाहरा देता है, कहता है आज तो टीचर को ना खुश करके दिखाऊंगा। सर ने हमें एक बात बताई थी और लॉ वाले सर ने भी कहा था कि जब तक ट्रांसफर ऑफ गुड्स नहीं हो जाता ना तब तक क्या नाम है चीजें हमारे ही हाथ में रहती हैं, तो हमारे हाथ में रहती हैं तो हम अपना क्लोजिंग स्टॉक उसको मानेंगे। बिल्कुल सही है जी, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, वो आपके ओनरशिप में है, आपके ओनरशिप में, तभी तो आपने उससे रिलेटेड प्रॉफिट्स अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखाए हैं, तो वो ऑलरेडी एडजस्ट हो चुका है। अब दोबारा से 50 यूनिट क्लोजिंग स्टॉक के अंदर ऐड करने की गलती ना करें, ये गलतियां आप करते हैं। मैं ना इस क्वेश्चन को बड़े प्यार से खत्म कर सकता हूं, ट्रेडिंग अकाउंट मैंने बनाया और ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर कुछ नया नहीं बताया, सिर्फ एक एंट्री बताई है मैंने कि वहां जो कंसाइनी के प्रॉफिट हुए थे ना वो P&L में आएंगे, और आप लोग कहते हैं हाँ सर बिल्कुल, लेकिन जब आप अपनी कलाकारी पे उतरते हैं ना तो पता नहीं, मैंने नहीं सिखाया कि 50 यूनिट ऐड करो, मुझे आंसर शीट में ऐड किए हुए मिलते हैं कहीं कहीं पे, मैंने तो नहीं सिखाया। और वो क्यों नहीं सिखाया? वो इसलिए नहीं सिखाया क्योंकि यहां पे उसके प्रॉफिट, एडजस्टेड प्रॉफिट्स आ चुके हैं सर। समझ में आई बात? तो आप ऑलरेडी क्लोजिंग स्टॉक को इंक्लूड कर चुके हैं, एडजस्ट कर चुके हैं 41,000 रुपए में। अब दोबारा मत करना, इतना सारा नहीं चाहिए हमारे को। बात समझ में आई? ये गलतियां करते हैं आप लोग, तो मैं साथ के साथ ये भी बताता जाता हूं आपको कि आप लोग क्या गलतियां करते हैं। ठीक जी, कोई शक तो नहीं है किसी को? अरे हाँ ना कुछ तो बोलो, सर्वे में क्यों हो? ऐसे देखते हैं, ऐसे देखते हैं कि जैसे पता नहीं क्या ही हो गया। अभी अभी एक सेकेंड, हेलो, ये देखो, पता नहीं सर क्या रह गया अभी और क्या करवाएंगे सर इसमें। अगर इस क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा मसाला नमक छिड़क दूं एबनॉर्मल लॉस का, है जी, क्यों जी, छिड़क सकता हूं कि नहीं? मेरा क्वेश्चन है, कुछ भी कर सकता हूं, यहीं पे ऐड कर दूंगा, 30 यूनिट डिस्ट्रॉय करवा दूंगा, रिमेनिंग 20 की अनसोल्ड स्टॉक हो जाएगी। ध्यान से ही देना, ध्यान देना, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट बनाना सीखा हमने, है ना? कंसाइनमेंट अकाउंट के अंदर एंट्री करी थी क्रेडिट साइड पे, तो एबनॉर्मल लॉस अकाउंट में कंसाइनमेंट अकाउंट में आ जाएगा, है ना? यहां पे हम एक चीज लिखते हैं, मान लो इस बेचारे का कोई नहीं, कौन नहीं है? इंश्योरेंस नहीं है, कोई कबाड़ी अंकल नहीं है, ये होते हैं ना, हमने क्वेश्चन में किए भी थे, कोई भी नहीं है इसका, तो इसका भगवान है, कौन? P&L अकाउंट। कितना? सर मान लो 5,000 का था, तो ये 5,000 यहां पे, याद रखना, बच्चे भूल जाते हैं, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट अलग से बनाते हैं ना तो बच्चे भूल जाते हैं, यहां पे एडजस्ट करना एबनॉर्मल लॉस को, वो भी तो करेंगे ना जी, वो भी तो करेंगे ना। आपने कंसाइनमेंट अकाउंट के प्रॉफिट तो ले लिए, अच्छा तो ले लिया, और कंसाइनमेंट अकाउंट से जो एबनॉर्मल लॉस निकला, पता है, सुनो मेरी बात ध्यान से, 1 मिनट के लिए मेरी बात ध्यान से सुनना, जब हम ये ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे होते हैं ना तब हम सिर्फ कंसाइनमेंट अकाउंट को ही देख रहे होते हैं,
तब हम सिर्फ कंसाइनमेंट अकाउंट को ही देख रहे होते हैं, और कंसाइनमेंट अकाउंट में हमें सिर्फ प्रॉफिट्स दिखाई देते हैं जो P&L में ट्रांसफर हो रहे हैं। लेकिन याद रखना, उसी कंसाइनमेंट अकाउंट के अंदर एक एबनॉर्मल लॉस भी होता है जिसकी कि हमें अलग से वर्किंग करनी पड़ती है, और उस एबनॉर्मल लॉस को क्लोज करते समय P&L आता है। तो कंसाइनमेंट अकाउंट देखना, फिर एबनॉर्मल लॉस अकाउंट देखना, दोनों में ही P&L की एडजस्टमेंट मिलेगी, फिर उसको भी करना। ऐसा मत करना कि अच्छा अच्छा प्रॉफिट तो ले लो और गंदा गंदा लॉस, एबनॉर्मल लॉस एडजस्ट ना करो। तो पहले क्या बनेगा? अच्छा सर हमें समझ में आ गया, पहले बनेगा कंसाइनर अकाउंट, फिर बनेगा कंसाइनी अकाउंट, फिर बनेगा ट्रेडिंग अकाउंट, सॉरी एबनॉर्मल लॉस अकाउंट, और फिर बनेगा सबसे लास्ट में जाकर के ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट। समझ में आई? सो हमें कैसे पता लगेगा? एक और उच्च श्रेणी के छात्र, मेधावी छात्र, हमें कैसे पता लगेगा ट्रेडिंग अकाउंट भी बनाना है? हम तो कंसाइनमेंट अकाउंट कर रहे हैं। क्यों तुम्हें दिखता नहीं है कि सामान परचेज कितना किया गया था और सेंड कितना किया गया है? और क्वेश्चन में दिखाई नहीं देता कि उसने अपने बिहाफ पे भी कुछ माल बेचा है? अच्छा सर इसकी भी एंट्रीज करनी है क्या? ओहो, फाइनल अकाउंट में सीखी नहीं थी क्या? सीखी थी तो कुछ मुश्किल काम है क्या? तो पता कैसे लगेगा? पता ऐसे लगेगा जैसे ही कुछ परचेज करके लेके आए और पूरा सामान सेंड ना कर दे तो ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा। मैंने तो आपको ट्रेडिंग एंड कंसाइनमेंट अकाउंट दोनों बना के दिखाए हैं, जब वो पूरा का पूरा सेल पूरा का पूरा सेंड कर देता तब भी, वो भी 3 एंट्रीज, वो जादुई 3 एंट्रीज याद है ना फर्स्ट क्लास की? फर्स्ट क्लास देखी थी? सच्ची सच्ची इसने भी देखी थी? अभिनव फर्स्ट क्लास देखी थी? प्रशांत कहाँ है? प्रशांत आया? नहीं आया वो आज। अच्छा जी, बाकियों से क्यों नहीं पूछ रहा? मेरे को पूरा पूरा यकीन है जिन्होंने यहाँ पे अटेंड किया उन्होंने घर जाके देखी, तो मैं पूछूंगा। देखा करो बेटा, डबल डबल बार देखा करो कम से कम ऐसे चैप्टर्स को जो कि नए हैं। अच्छा, क्वेश्चन दिया हुआ है जी अगला, इलस्ट्रेशन नंबर 8। क्या था इसके अंदर? हेडिंग क्या थी? हाँ, ये बड़ा प्यारा, गुड्स डैमेज बाय कंसाइनी। इसका मतलब क्या है? कोई मुझे बताएगा? हिंदी अनुवाद नहीं पूछा मैंने। गुड्स डैमेज बाय कंसाइनी इसका मतलब क्या है? कहां हो रही है गुड्स डैमेज? अब देखो मैंने अपनी लैंग्वेज बदली ना, सबका जवाब आ गया। कंसाइनी के गोडाउन में। समझ में आई बात? अच्छा, नॉर्मल नहीं है, एबनॉर्मल है। अच्छा अब तू तेल पे आ गया, चल साइकिल आ रही है तो सर वो रास्ते में हुआ है ना, तो उसके गोडाउन में थोड़ी हो रहा है। उसके गोडाउन पे हो रहा है, वही तो कह रहा हूं, वही तो कह रहा हूं। सेल्स डैमेज गुड्स, सेल्स ऑफ डैमेज गुड्स बाय कंसाइनी। तो ये डैमेज हुई है, कंसाइनी ने बेची है इसको। ये कहां पे? अच्छा चलो सेल ना भी वर्ड यूज करो, डैमेज गुड्स। ये डैमेज कहां हो रही है? ये उसके गोडाउन में हो रही है। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, जो गुड्स डिस्ट्रॉय होती हैं इन द गोडाउन ऑफ कंसाइनी। हो गया? शैल वी प्रोसीड? मतलब हमने निब्बा निब्बी को तो देखा है ऐसे आंखों में इशारे। ये पहला है जो लड़कियां आपस में कर रही है, पता नहीं क्या इसको। चल फ्रंट सीट पे बैठ करके ऐसी हरकतें करते। नींद आ रही है। देखो एक और क्राइम सामने आया। कह रही है मुझे ना फ्रंट डेस्क पे बैठी हुई है, एक हाथ की दूरी पे, कह रही है मेरे को है ना नींद आ रही थी, तो उसने बोला क्या हो गया तुझे? उसको भी चिंता हुई, जानू कोई चक्कर तो नहीं आ गए तुम? अच्छा सुनो, और भाई साहब एक लड़की दूसरी लड़की को, क्या नाम है, बर्थडे था उसका, लड़की का, बच्ची का,
ऐसे जप्पी पा करके मिली, इतना घुट करके, मैंने कहा कोरोना चल रहा, कोरोना, अभी तो सुधर जाओ। ऑलमोस्ट पप्पी दे दी उसको, ऐसे खोट लिया। उसका बर्थडे था, बाद में पता लगा। अच्छा, वो बच्ची का नाम क्या था? प्राची था एक, शायद एक का नाम शिवानी था, एक का नाम शायद प्राची था। अच्छा खैर, हाँ चलो, हो गया तुम्हारा एंटरटेनमेंट। हाँ सर सुनो मेरी बात, मैंने ना एक बात हमेशा तुम्हें बोली है कि भाई साहब सारे के सारे एक्सपेंडिचर, सारे के सारे लॉस कौन बेयर करेगा? कंसाइनर। लेकिन दो को छोड़कर, नंबर वन, अगर डेलक्रेड कमीशन दी है तो बैड डेट्स नहीं उठाएगा, टर्म है बीच में डेलक्रेड कमीशन की। और नंबर दो हमारे पास में एक ऐसा डैमेज जो कि गोडाउन में हुआ है, किसके? कंसाइनी के गोडाउन में जो डैमेज हुआ है वो भी वो बियर नहीं करेगा, क्योंकि अगर ये बियर करने लग गया ना तो ये सामान छोड़कर, लॉजिक है, सामान छोड़ करके जाएगा, अगले दिन पूछेगा बिक गया? नहीं, वो तो टूट गया, खराब हो गया, बह गया। और हैवी नॉर्मल साइकिल बह गई, बह सकती है कि नहीं बह सकती? भाई साहब बिल्कुल बह सकती है, क्या पता बाढ़ आ गई हो। लेकिन बाढ़ आना एक्सीडेंट है सर, नेचुरल क्लेमिटी जो है वो एबनॉर्मल। तो अगर साइकिल बहे, चाहे गोडाउन से तेल बहे, सब एबनॉर्मल है। अच्छा चलो खैर कोई बात नहीं। बच्चा कहता सर आप तो ना मजाक उड़ाते हो हमारा। अच्छा देखो, हम क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन था हमारे पास में, मिस्टर हितेश ऑफ बेंगलोर कंसाइंड गुड्स टू मिस्टर महेश ऑफ अजमेर ऑन 1st January 2015, 30,000 एट अ कॉस्ट प्राइस, कंसाइनर पेड कार्टेज एंड इंश्योरेंस 900 रुपए, ड्यू टू हैवी रेनफॉल 10% गुड्स जो है वो डैमेज हो गई। अब बताओ सर ये नॉर्मल है कि एबनॉर्मल? एबनॉर्मल। अब अगर बच्चा इसको एक्सेप्शनली जाकर के बोले मैं तो चेरापूंजी में ही रहता था, बारिश तो होती ही रहती थी, तो फिर कुछ नहीं कर सकता, ये एबनॉर्मल है। अच्छा आगे चलते हैं। कंसाइनी पेड क्लियरेंस चार्जेस 250 रुपए, गोडाउन रेंट 200 रुपए, और 20 फरवरी 2015 को कंसाइनर रिसीव 2500 फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी एंड कंसाइनी सेट अकाउंट सेल शोइंग 2/3 ऑफ रिमेनिंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश 35,000 एंड रिसीव 500 फॉर डैमेज गुड्स। ठीक है, कंसाइनी सेंड रिमेनिंग अमाउंट थ्रू बेरर चेक, और कंसाइनी को रिसीव हुई है 8% कमीशन ऑन टोटल सेल्स, नॉट इनवॉइस प्राइस। इनवॉइस प्राइस तो खैर यहां पे है भी। ठीक सर, सबसे पहले हमारे को क्या है, गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट कितना? एट कॉस्ट प्राइस 30,000, ईच नहीं लिखा हुआ, हमने लिख दिया टू गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट। ठीक सर, फिर उसके खुद के खर्चे बैंक अकाउंट से हमने लिखने हैं, टू कैश अकाउंट कितने थे? 900 रुपए लिख दिए। अब कंसाइनी के खर्चे, कंसाइनी ने कितने खर्चे किए हैं? 250 रुपए क्लियरिंग चार्जेस। सर रेकरिंग नेचर है नॉन रेकरिंग नेचर है? नॉन रेकरिंग है। सर गोडाउन रेंट रेकरिंग है नॉन रेकरिंग? समझ में आ गया? गोडाउन रेंट 12 महीने में 12 बार पे करेगा, क्लियरेंस चार्जेस एक ही बार पे करता है, नॉन रेकरिंग नेचर है। ठीक सर, तो क्लोजिंग स्टॉक में किसको लूंगा? 250 को लूंगा, कंसाइनी वाले। ओके, बस जैसे जैसे क्वेश्चन आए ना वैसे वैसे चीजें हमारे दिमाग में क्लियर होती जानी चाहिए, इसका क्या होना है, इसका क्या होना है, इसका क्या होना है। आगे चलते। ठीक सर, तो ये महेश के अकाउंट में मैंने 250 और 200 अमाउंट पूरे ही लिखने हैं, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक की कंप्यूटेशन में सिर्फ नॉन रेकरिंग नेचर वाले ले लें। ओके सर, आगे। अब कहते हैं कि ना 20 फरवरी को कंसाइनर रिसीव, नहीं 10% गुड्स जो थी ना वो डैमेज हो गई, 10% गुड्स डैमेज हो गई। सर एबनॉर्मल लॉस है, तो कंप्यूटेशन ऑफ एबनॉर्मल लॉस करेंगे। सर इसकी कॉस्ट कितनी थी? अपने 30,000 गुड्स की कॉस्ट प्राइस थी, और 10% लॉस्ट हो गया तो कितना हो गया? 3,000, सीधा सीधा, प्लस
प्रोपोर्शनेट एक्सपेंडिचर बाय कंसाइनर, कितने खर्च किए उसने? 900 रुपए खर्च किए। कितनी गुड्स पे? अब गुड्स तो हमारे पास है ही। बोलो जी, अगर उसने 30,000 रुपए की गुड्स पे, समझ में आई बात? 900 रुपए खर्च किए हैं, तो बताओ 3,000 रुपए की गुड्स पे कितने खर्च किए होंगे? नंबर ऑफ गुड्स नहीं है हमारे पास, अमाउंट ऑफ गुड्स 90। तो है ना, उससे तो निकल, अरे 90 आएगा, ये तो पता है मेरे को भी, लेकिन मैं क्या कह रहा हूं, परेशान होने की जरूरत नहीं है। नंबर ऑफ गुड्स नहीं दी हुई, नहीं दी हुई तो क्या हुआ? अमाउंट ऑफ गुड्स दिया हुआ, डिवाइड कर दो अमाउंट ऑफ गुड्स से, मल्टीप्लाई कर दो अमाउंट ऑफ गुड्स से। ऊपर और नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बस सेम रहना चाहिए ना, रिक्वायरमेंट तो यही है। ओके जी, तो यहां पे क्या आ गया सर? 90। कंसाइनी के एक्सपेंस भी इसमें नॉन रेकरिंग नेचर के ऐड कर दूं क्या? नहीं सर, मत करना, क्योंकि ये लॉस हुआ है इन ट्रांजिट, लॉस हुआ है इन ट्रांजिट। तो हम क्या कहते हैं सर? 3090 एबनॉर्मल लॉस, ये लिख दिया सर। हाँ जी, किसी को कोई शक? अच्छा, अगर मैं ये पूछूं तुमसे कि ये जो एबनॉर्मल लॉस है, चलो नहीं पूछता, छोड़ो, नहीं पूछता, खामखा में कंफ्यूजन हो जाएगी, रहने दो। 3090, क्योंकि ये ड्यूरिंग द ट्रांजिट हुआ, ये कंसाइनी के स्टॉक में नहीं हुआ था, याद है ना? इतना तो दिख रहा है ना? अच्छा, आगे चलते हैं जी। अब कंसाइनर ने रिसीव कर लिए 2500 रुपए फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी। ये रहा सर मेरा एबनॉर्मल लॉस अकाउंट। यहां मैंने लिखा टू कंसाइनमेंट अकाउंट, कितना? 3090। और इंश्योरेंस कंपनी से मिला, तो ये मैंने इंश्योरेंस कंपनी लिख दिया 2500 रुपए, ठीक है ना? 2500 रुपीज। इसके बाद आगे इसके गुड्स के बारे में कुछ लिखा हुआ है क्या? 500 रुपए डैमेज गुड्स को उसने बेचा है, तो बाय बैंक अकाउंट 500। लॉस और कम हो गया ना? अब हमारे पास में बाय पी एंड एल अकाउंट आ जाएगा। कितना अमाउंट? 90 सर। पूरा 90? अच्छा हाँ, 3000 तो हो ही गया ना। ओके, 90 रुपीज बैलेंसिंग फिगर। तो ये हमने अब नॉर्मल लॉस अकाउंट भी बना दिया। ठीक सर, आगे चलते हैं। आगे कहते हैं गुड्स सेंट, कंसाइनी सेंट that sale showing 2/3 of remaining goods for 35,000। 2/3, 30,000 रुपए का 2/3 कितना होता है? पहले जल्दी से बता दो। 20,000 होता है। 20,000 का सामान उसने 35,000 रुपए में बेच दिया। मुझे तो सिर्फ 35,000 रुपए की एंट्री करनी है बाय कंसाइनी अकाउंट के नाम से। ठीक सर, अब अनसोल्ड स्टॉक कैसे निकालूंगा? भाई साहब 30,000 रुपए का सामान भेजा गया था, 3,000 रुपए का सामान खराब हो चुका है, बेचा कितने का गया है? बेचा कितने में गया है? नहीं, बेचा कितने का गया है? दोनों का मतलब समझ में आया? मैंने तो इंग्लिश भी नहीं बोली, टू और बाय, ऑफ, फॉर, ये वर्ड भी यूज नहीं किए। कितने में सामान बेचा? 35,000 रुपए में सेल है जी। अब कोई इंसान यहां पे 35,000 माइनस कर दे 20 की जगह और नेगेटिव में क्लोजिंग स्टॉक आ जाए, उसका मतलब क्या हुआ? उसका मतलब ये हुआ जितना भेजा नहीं था ना, उससे ज्यादा स्टॉक निकल करके आ गया। लाइक सांबर बड़ा वाले होते हैं, 100 लोगों का सांबर बनाते, 200 लोगों को निपटा देते, पानी डालते रहते। एबनॉर्मल गेन्स होते हैं इनको। हाँ सर, एबनॉर्मल गेन्स भी होते हैं, जैसे एबनॉर्मल लॉस होते हैं ना, ऐसे एबनॉर्मल गेन भी होते हैं, बिल्कुल होते हैं। लेकिन उसके लिए हमें इंटर लेवल पे कॉस्टिंग के पेपर का, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंटिंग का इंतजार करना पड़ेगा। इंटर लेवल पे पहले पहुंचे तब देखेंगे एबनॉर्मल गेन कैसे होते हैं, अभी के लिए नहीं।
सोना बिल्कुल नहीं। तू ना कॉफी लेकर के आया कर अपनी बॉटल में मिला करके ना, जैसे वो जिम से पहले लोग पीते हैं ना, कैफीन अंदर जाएगा ना, जागती रहेगी और रात को टाइम से सोया। हंसने की क्या बात है, सबको टाइम से सोना चाहिए रात को। अच्छा, तो यहाँ पे कितने का सामान आ गया सर? अनसोल्ड स्टॉक कितने? 7,000। 7,000, ठीक सर। अब इसके अंदर प्रोपोर्शनेट एक्सपेंडिचर ऐड कर देंगे। कितने थे सर? ये 900 और ये 250। 900 900 अगर 30,000 रुपए की गुड्स पे किए गए हैं तो बताओ ये कितना आ जाता है? ये कितना आता है बेटा? 7,000 ना। तो बताओ 7,000 में कितने किए जाएंगे? 7,000। हाँ, कितना बताया बेटा? 210। अगर 250 रुपए खर्च किए गए हैं कितनी गुड्स पे? 27,000 रुपए की गुड्स पे। 27,000 क्यों लिखा मैंने, 30 क्यों नहीं लिखा? क्योंकि लॉस होने के बाद ही तो उसके पास सामान आया था। तो बताओ 7,000 रुपए की गुड्स पे कितने होंगे? 64.8। 64.8 कितना आ गया सर? 7,274.8। 75 कर लो। ये हमने निकाला। जरा देखिए यहां पे कॉस्ट ऑफ टोटल स्टॉक 30,000, एड एक्सपेंडिचर 900, तो 30,900। अब नॉर्मल लॉस कितने का? 30,090 का। वो ऊपर टोटल अमाउंट है ना, क्योंकि एक्सपेंसेस का भी लॉस हो गया तो उसने 90 रुपए और ऐड कर दिया। नॉन रेकरिंग नेचर के एक्सपेंडिचर कितने थे? 250 थे। और फिर नॉन रेकरिंग नेचर के एक्सपेंडिचर अच्छा उसके डाले ही नहीं, 28,060 आ गया और यहां पे उसका 1/3 कर दिया तो इतना आ गया। हटाओ, हमने तो अपने पुराने ट्रेडिशन से ही किया जैसे हम करते, तो हमारा ये आया 7275। ठीक सर, लिखो इसको जल्दी से। सो जी सर अगर जैसे इसमें जो हमारा एबनॉर्मल लॉस हो रहा है 3,090 का और उसमें हमें क्लेम मिल रहा है 2,500 का, अगर हम लोग इसी में कंसाइनमेंट अकाउंट में सर जो क्लेम। सर बिल्कुल मत कर देना ऐसा, वो एबनॉर्मल लॉस अकाउंट के अंदर आएगा। बिल्कुल ओके जो क्लेम रिसीव हुआ उसको एडजस्ट करके टोटल नेट प्रॉफिट मत निकाल देना यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक की कंप्यूटेशन में। इसका मतलब ये हो जाएगा कि जो एबनॉर्मल लॉस था उसके अंदर जो हमारी रिकवरी हुई है उसको आपने क्लोजिंग स्टॉक के अंदर एडजस्ट कर दिया, जबकि क्लोजिंग स्टॉक हमेशा कॉस्ट पे रहता है। बात समझ में आई? ओके सर। बिल्कुल मत करना सर ऐसा। अच्छा हुआ आपने पूछ लिया। बच्चा ये कह रहा था कि 3,000 रुपए ना करके अगर मैं वो फाइनल फिगर यहां पे लिख दूं तो कौन सी फाइनल फिगर जो हमने नॉर्मल लॉस अकाउंट बनाया अभी अभी? सर लेकिन आईसीआई का जो मॉड्यूल है उसमें जो इलस्ट्रेशन नंबर 6 है उसमें जैसे नॉर्मली उन्होंने इसी में कर दिया है पूरा, जैसे इसमें क्लेम जैसे इंश्योरेंस क्लेम 2 करके लिख दिया कंसाइनमेंट नहीं, और जो इंश्योरेंस क्लेम जैसे 2,500 का मिला है और जो लॉस है 3,090 का है, तो लॉस हो रहा है ना इसमें हम लोग को। तो जो आप इलस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं वो अमाउंट फिर नेट प्रॉफिट के वहां पे कम हो जाते हैं। फाइनल हाँ फिगर सर।
के लिए, लेकिन इसको इसी तरीके से कीजिए कि एबनॉर्मल लॉस अकाउंट बनाइए आप अलग से। देखो ओके सर। कोई नहीं पड़ता, अगर आप मॉड्यूल के हिसाब से करोगे ना, अगर आप मॉड्यूल के हिसाब से करोगे तो आपका नेट प्रॉफिट अपने आप कम हो जाएगा। और मैं वहां पे उसको, क्योंकि देखो एक बात बताओ, एबनॉर्मल लॉस क्या है? एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस क्या है सर? एबनॉर्मल लॉस को हम ऐसा कह सकते हैं, ये वो वाले गंदे बच्चे हैं या फिर वो वाले गंदे शेयर होल्डर हैं जिन्होंने अपना पैसा पूरा नहीं दिया टाइमली, तो हम शेयर कैपिटल के अंदर क्या कर देते, अलग कर देते थे ना उनको। अगर हम उनको नॉर्मल के साथ में मिक्स कर देंगे तो काम खराब हो जाएगा। तो इसलिए ना मैं हमेशा एबनॉर्मल लॉस अकाउंट अलग से ही ट्रीट करवाता हूं, और रूल्स में भी यही लिखा हुआ है सर कि जो चीजें डिस्ट्रॉय हो गई है ना उसको आप नॉर्मल के तरीके से नहीं ले सकते। समझ में आई मेरी बात? कभी आप किसी शोरूम में जाते हैं, उनके आगे आगे आपके पास में पड़ी हुई ऐसी चीजें मिलती है ना जिसका स्टॉक जो है वो कम दामों पे होती हैं और फ्रेश अराइवल के रेट्स अलग होते हैं। वो ऐसा इस वजह से होता है क्योंकि वो आउटडेटेड हो चुकी हैं या फिर कुछ डिफेक्टेड हो सकती है। तो सर हम उनको ना उनकी सेल्स को अलग ही लेते हैं और उनके ऊपर जितनी भी कार्रवाई करनी है ना उनको अलग से ही करते हैं। इसीलिए मैं हमेशा एबनॉर्मल लॉस अकाउंट सेपरेटली बनवाता हूं, रूल्स में यही लिखा हुआ है सर। मैं आपको बताऊं एक बात और बताता हूं। हाँ जी, तो मैं क्या पूछ रहा हूं तुमसे, मैं ये पूछ रहा हूं कि ये जो यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है, यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है, रिमेनिंग गुड्स सोल्ड इन कैश फॉर 35,000 एंड रिसीव 500 रुपए फ्रॉम डैमेज्ड गुड्स। किसके बारे में बोल रहा है ये? सर ये कंसाइनर के बारे में बता रहा है कि उसको रिसीव हुआ। अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कंसाइनी के बारे में क्या कह रहा है। अच्छा आगे कंसाइनी लिखा हुआ है, लिखा हुआ कंसाइनी सेंड अकाउंट सेल शोइंग 2/3 ऑफ द रिमेनिंग गुड्स आर सोल्ड इन कैश फॉर 35,000 एंड ही रिसीव 500 रुपए फ्रॉम डैमेज्ड गुड्स। ठीक है, मतलब ये जो डैमेज गुड्स, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं ये 500 रुपए उसको कहां से मिल रहे हैं? कंसाइनी से मिल रहे हैं या फिर कबाड़ी अंकल से मिल रहे हैं? कबाड़ी। समझ में आई बात? कंसाइनी से नहीं मिल रहे। सो क्या फर्क पड़ता है? 500 रुपए तो एडजस्ट होंगे, बिल्कुल होंगे सर। अब नॉर्मल लॉस में तो दोनों तरीके से एडजस्ट होंगे। लेकिन बाबूजी अगर इस 500 रुपए का रेमिटेंस या फिर ये 500 रुपए वाली सेल कंसाइनर ने की होती ना, कंसाइनी ने की होती ना, तो वो कमीशन भी लेता है इस पे। समझ में आई मेरी बात? देखो हमारी कमीशन कितनी है, हमारी कमीशन बोला गया 8% है सर ऑन सेल्स, 8% ऑन सेल्स। और अगर कंसाइनी ने 35,000 रुपए में तो नॉर्मल गुड्स बेची हैं और 500 रुपए में डैमेज गुड्स भी बेचती है, भाई सामान आया उसके बाद में ट्रांजिट में खराब हो गया। जब हम कहते हैं ना गुड्स डिस्ट्रॉयड इन एक्सीडेंट इन ट्रांजिट, तो हम ये कहते हैं ये बिकने लायक नहीं थी, इसका मतलब होता है हम बिकने लायक नहीं मानते उनको। लेकिन जब वही गुड्स कंसाइनी बेच दे कम दामों में, कंसाइनी बेच दे, तो कंसाइनी उसके ऊपर कमीशन भी लेगा। तो यहां पे कंसाइनी ने नहीं बेचा था इसको, यहां पे कबाड़ी अंकल को खुद से हमने बेचा था, कंसाइनर ने बेचा था। तो सर ध्यान रखना इस चीज का कि 8% जो कमीशन दोगे ना वो 35,000 रुपए पे दोगे। यानी कि जो सेल किया है कंसाइनी ने, अगर कंसाइनी ने ये 500 रुपए का अमाउंट भी सेल किया होता तो हम उसके ऊपर भी कमीशन के लिए लायबल हो जाते। समझ में आई मेरी बात? दो लैंग्वेज होती है, दो लैंग्वेज होती है। कंसाइनी सोल्ड गुड्स एंड कंसाइनी के अलावा कौन है? कंसाइनर। जब यहां से यात्रा के दौरान सामान जा रहा होता है ना, जब यात्रा के दौरान सामान जा रहा होता है, उसने इंश्योरेंस कराया हुआ होता है, इंश्योरेंस चार्जेस भी उसको रिसीव होते, और साथ में गुड्स जो है ना वहीं पे स्टॉप हो जाती हैं, मतलब वो उसको आगे लेकर के नहीं जाता गोडाउन में। तो होता क्या है, कंसाइनर को वो जो डिस्ट्रॉयड गुड्स होती है ना वो उठवानी पड़ती है।
तो अभी तक स्टेशन पे पहुंची है और ये गुड्स कंसाइनी के अधिकार में नहीं गई है, ये मान करके काम करते हैं हम। अगर कंसाइनी के हाथ में चली गई और ये लिखा हो कि कंसाइनी ने इसको अपने अधिकार में ले लिया और फिर इसको बेच दिया, तो वो उसके ऊपर कमीशन भी लेगा। यहां पे ऐसा नहीं लिखा हो। अच्छा जी, तो इसके साथ ही हमारा ये क्वेश्चन जो है ये पूरा हो जाता है। किसी ने कुछ पूछना है इस क्वेश्चन के बारे में तो पूछ सकते हैं, बोलो। पूरा क्वेश्चन ये आपके सामने। कंसाइनी अकाउंट तो बना सकते हो इसका, कुछ नोट करना हो नोट भी कर सकते हैं। क्लोजिंग स्टॉक ठीक कर लेना अपने पास में, यहाँ पे 7275 है और इसकी वजह से हमारे प्रॉफिट भी डिस्टर्ब हो जाएगी। एक सिचुएशन है, ध्यान से सुनो, इधर सुनो। क्वेश्चन कर रहे हो ठीक है, मैंने क्वेश्चन करने के लिए ही दिया है, लेकिन एक सिचुएशन है, जरा मेरे को बताना इसके बारे में क्या करना चाहिए, तुम्हारा मन क्या कहता है। कंसाइनर ने सामान भेजा, कंसाइनर ने सामान भेजा, कंसाइनी को सामान मिला, कंसाइनी इसको आगे ले गया गोडाउन में, और इसने कुछ फायर इंश्योरेंस या फिर स्टॉक इंश्योरेंस पे किया। ये स्टॉक या फायर इंश्योरेंस को कौन बियर करेगा? ये एक्सपेंडिचर कौन बियर करता है इसको? ये एक्सपेंडिचर कहां? कंसाइनर ही बियर करेगा सर। अब अगर कोई लॉस हो जाता है तो वो लॉस के लिए कौन जिम्मेदार है? इंश्योरेंस कंपनी। हेलो, ध्यान से सुन लो, कंसाइनी मत बोलना, ध्यान से सुन लो, अच्छे से समझ लो चीजों को, कॉन्सेप्ट है। कंसाइनर ने कंसाइनी को सामान भेजा और कंसाइनी ने गोडाउन में ले गया, और देखो गोडाउन के बाद फायर इंश्योरेंस लिखा हुआ है फॉर स्टॉक। चलो, और इसमें लग जाती है चीजों में आग, तो कौन रिस्पॉन्सिबल है? यानी कि कंसाइनर किसको पकड़ेगा, कंसाइनी को या इंश्योरेंस कंपनी को? है ना? क्यों? क्योंकि इंश्योरेंस प्रीमियम कंसाइनर ने ही भेजा था। नंबर 2, कंसाइनर ने सामान भेजा, कंसाइनी को गोडाउन में ले गया, कंसाइनी, कोई फायर इंश्योरेंस नहीं था और लॉस बाय फायर हो गया। बताओ अब इसको कौन बियर करेगा, कंसाइनर या कंसाइनी? कंसाइनर। मैंने बताया ये। सिचुएशन 3, कंसाइनर ने सामान भेजा कंसाइनी को, गोडाउन में ले गया कंसाइनी, लॉस बाय फायर हो गया और कंसाइनी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने से मना कर रहा है, या फिर कोई इंफॉर्मेशन दी ही नहीं हुई कि कंसाइनी इस लॉस को बियर कर रहा है, तो कौन बियर करेगा? फिर तो कोई सहारा ही नहीं है ना, और फिर तो कोई सहारा ही नहीं है ना। पहली
पहली ऑब्लिगेशन इस केस में, सेकंड और थर्ड केस में किसकी बनती थी? कंसाइनी की। लेकिन क्वेश्चन बताएगा कि कंसाइनी ने इसको बियर किया और इतना अमाउंट पे किया, तो वो लॉस किस पे आ गया? कंसाइनी पे। क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया हुआ, तो भाई कोई नहीं बियर करेगा तो कंसाइनर को तो करना ही पड़ेगा। अब तुम्हारे इस क्वेश्चन में क्या है? कहीं कंसाइनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हुआ दिखाई दे रहा है, तो कौन बियर करेगा? बात समझ में आई मेरी? तो ये 1, 2 और 3 केस की सिचुएशन याद रखना। इंश्योरेंस कंपनी दे रही है, इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस प्रीमियम दे दिया। अब सोच के देखो ना, टेक्निकली सोच के देखो, जब इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर दिया जाता है कंसाइनी के द्वारा, कंसाइनी के द्वारा, और उसको रिएम्बर्समेंट मिल जाती है कंसाइनर से, तो ये इंश्योरेंस प्रीमियम किसने पे किया? कंसाइनर ने। अब लॉस हो गया तो कंसाइनर किसको पकड़ेगा? इंश्योरेंस कंपनी को, क्योंकि दोनों के डायरेक्ट रिलेशनशिप एग्जिस्ट में आ चुके हैं ना, एग्जिस्टेंस में आ चुके हैं ना। नंबर 2, कंसाइनी कहता है टेंशन ही मत लो, मेरे यहां तो आग लग ही नहीं सकती। कहां से आग लगेगी सर? ना हम खाना बनाते, ना हम बीड़ी पीते, कोई आग का मतलब ही नहीं। इतना कॉन्फिडेंट है। और कंसाइनर ने बोला कोई बात नहीं, अच्छा फिर इंश्योरेंस प्रीमियम क्या? हाँ, कोई नहीं कराने की जरूरत, और लॉस बाय फायर हो गया, ऊपर से बिजली गिर गई आसमान से। ठीक है जी, वो तो हो सकता है ना, भगवान जी तो कुछ भी कर सकते हैं, तो आग लग गई। अब इंश्योरेंस था नहीं, ठीक है, अब इंश्योरेंस नहीं था तो दो चीजें हैं, प्राइमरी लाइबिलिटी किसकी बनती है? कंसाइनी की। लेकिन क्वेश्चन में ना दिया गया हो, और ज्यादातर क्वेश्चन में ना ये थर्ड पॉइंट ही होता है, तो ऐसा नहीं है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी कंसाइनर की ही होगी हमेशा, नहीं, प्राइमरी ऑब्लिगेशन कंसाइनी की है। लेकिन अगर कंसाइनी लेने से मना कर देगा, चाह ना कर ले जो करना है, नहीं देता मैं लॉस बाय फायर का पैसा, मत आगे से मुझसे डील करना, तो वो थर्ड केस आ जाता है। तो फिर कौन बियर करता है सर? ठीक। और यहाँ पे आपके केस के अंदर कोई कंसाइनी ने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली थी, तो इसका नॉर्मल ट्रीटमेंट होगा, एबनॉर्मल लॉस बनेगा। नॉर्मल ट्रीटमेंट बोला है, नॉर्मल लॉस नहीं बोला। एबनॉर्मल लॉस बनेगा, और एबनॉर्मल लॉस कहां शिफ्ट हो जाएगा? कंसाइनमेंट अकाउंट से निकल करके एबनॉर्मल लॉस में आएगा, और एबनॉर्मल लॉस से पीएनएल में चला जाएगा। तो पीएनएल में जाने का मतलब क्या है? किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई? कंसाइनर। बात समझ में आई? आप कर सकते हो क्वेश्चन, क्योंकि मुझे लग रहा था आप लोग डिस्कशन कर रहे हैं आपस में, इसी पॉइंट के ऊपर कर रहे होंगे। क्लोजिंग स्टॉक निकालना आता है? 300 चीजें भेजी थी और 250 बेच दी, 20 खराब हो गई, तो 30 चीजें रिमेनिंग रह गई होंगी। और कंसाइनर के एक्सपेंसेस इसमें इंक्लूड होंगे, कंसाइनी के इंक्लूड होंगे या नहीं होंगे? हेलो हेलो, ऊपर सारे अच्छे वाले बच्चे ऊपर देखो, मुझे बताओ, बोलो बोलो, क्यों होंगे? सर सुनो, हम क्लोजिंग स्टॉक की बात कर रहे हैं, एबनॉर्मल लॉस की बात नहीं कर रहे। बच्चे ना एबनॉर्मल लॉस के क्वेश्चन करते करते, क्लोजिंग स्टॉक में भी वैसे ही होता है सब कुछ बेटा। क्लोजिंग स्टॉक की कैलकुलेशन कर रहे हैं हम, तो क्लोजिंग स्टॉक में तो कंसाइनर और कंसाइनी दोनों के एक्सपेंसेस आएंगे, अगर वो नॉन रेकरिंग नेचर के हैं तो। क्योंकि हम कैलकुलेशन किस पे कर रहे हैं? रिमेनिंग गुड्स पे एक्सपेंडिचर की कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो उस पे तो कंसाइनी ने भी रेकरिंग नेचर और नॉन रेकरिंग नेचर दोनों खर्च किए होंगे, तो हम सिर्फ रेकरिंग नॉन रेकरिंग वाले लेंगे, लेकिन लेंगे तो सही ना। जबकि एबनॉर्मल लॉस के अंदर क्या होता है? एबनॉर्मल लॉस के अंदर होता है सर, अगर ट्रांजिट से पहले माल खराब हो गया होता है, तो हम कैलकुलेशन किसकी कर रहे होते हैं? एबनॉर्मल लॉस की। तो एबनॉर्मल लॉस में तो इसने एक्सपेंडिचर किया ही नहीं, तो वो वाले एक्सपेंडिचर नहीं लेते। लेकिन हमारे इस केस के अंदर अगर एबनॉर्मल लॉस की कैलकुलेशन भी कर रहे हैं, तो लॉस कहां हुआ है? गोडाउन में हुआ है, कंसाइनी के गोडाउन में। तो इस पे यात्रा के खर्चे जितने भी होंगे नॉन रेकरिंग नेचर के, कंसाइनी ने भी तो किए होंगे ना, तो वो नॉन रेकरिंग नेचर के हैं, तो वो भी इंक्लूड होंगे इस क्वेश्चन के। कर सकते हो? अब करो पूरा, चलो। कोई डिस्कशन मत करना, चाहे गलत कर दो। ये है जी इसका आंसर।
जो हमने समझा। प्रॉफिट आ गया 5250 एट कॉस्ट बनाना था, ये लिखा हुआ क्वेश्चन के अंदर। किसी को कुछ पूछना तो नहीं है? नीचे गोपेश का अकाउंट दिया हुआ, उसके बाद में ये गुड सेंड ऑन कंसाइनमेंट, ट्रेडिंग वाला क्या नाम है, कंसाइनमेंट वाला पार्ट, और ट्रेडिंग अकाउंट। एबनॉर्मल लॉस कंसाइनमेंट अकाउंट से इतना है, और क्योंकि कोई बियर करने वाला है नहीं, कंसाइनर ने ही P&L अकाउंट में डाल दिया। ठीक है। अच्छा, 2 क्वेश्चन दिए थे मैंने होमवर्क में, उनका क्या हुआ? आज और भी दूंगा, इनवॉइस प्राइस वाले दूंगा। ठीक है। आपको